राजनीति में आने के बाद सबसे डर लगता है, और कोई कुछ भी बोल देना उसको बोलने का मन नहीं करता। उसका अपना मन है, जाने दो, उसको बोलने दो। और क्योंकि किसी को बार बार हम जबान से नहीं उसको जवाब देना चाहते हैं, अपने काम से जवाब देंगे। समय के साथ उनका हमारे प्रति सोच बदलेगा। सर लेकिन अखियां में नशा जैसे वाला लाइन। नहीं, वरुण जी क्या बोले? हमको लगता था हम ही लोगों को नेता लोग से डर लगता है, आपको भी लगता है? ये नई बात नहीं, ये 2014 के पहले और 2014 के बाद की कहानी। मैं ये सच्चाई है कह रहे हैं। कि 2014 के बाद क्या कल्चर होता है ना सर। अब अगर हमारे पार्टी में, बीजेपी में, अगर किसी ने कोई ऐसी गलती की तो फिर उसका कोई माफी नहीं है साहब को। नहीं वो एक आपकी पार्टी में बैटमैन है, बल्ला लेके दौड़े, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बैटमैन है आकाश विजयवर्गीय, पार्टी से निकाल दिए गए? नहीं निकाले। नहीं। अरे भाई आप लोग जानो, क्या मनोज तिवारी लल्लन टॉप अड्डे पर ये कह रहे हैं कि आकाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं हैं? सर सिर्फ नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद नोटिस दिया गया। नहीं अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, अगर हमारी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है, नोटिस दिया गया है तो नोटिस दिया गया है। अब उसके बाद वो उसकी जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना, न्याय तो सबके वीडियो है उसका। हाँ क्या है? उसका तो वीडियो है, बल्ला लेके। आप ओह माय गॉड, वाओ। दूसरी या तीसरी दफे आपसे मिल रहा हूँ, और हर बार मतलब मैंने देखा है जैसे आप गाने लिखते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए आपने सेक्रेड गेम्स लिखा, इतना ज़्यादा पॉपुलर फिल्म लिखी, बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू मिला, डेब्यू पे नेशनल अवार्ड नीरज को मिला। नीरज मैंने लिखी थी आपने वो फिल्म लिखी। तो मगर आप में कोई शूशा नहीं है, तो एक फकीरी तो है आप में। हम नहीं समझ पाए, जब तक आखिरी बाजी तुमने नहीं खेली ना, हम नहीं समझ पाए कि मार रहे हो। कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अभी क्या बोले। नहीं, हम में कोई फकीरी नहीं है। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ, बड़े बड़े लोगों से ही सीखता हूँ। तो आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? अच्छा, एक तो आम के बारे में मेरा ये मानना है थोड़ा सा ओवररेटेड फ्रूट है, ये मानना काफी है। आम कर दिया आपने उसे। हाँ, आम जो है ठीक है, बढ़िया है, जब आता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे फ्रूट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और ख़ास करके अब आम खाते हुए अब किसी और चीज़ की याद आने लगती तो अब मैंने छोड़ दिया है। तो अब मैं अंगूर वगैरह, अब अगले साल अब हो सकता है अंगूर पे ही आ जाए कि अंगूर आप पिचका के खाते हैं कि साला। नहीं, ऐसे करके वो विलेन नहीं खाते थे फिल्मों में, वो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे ये कोई अंगूर खाने का तरीका क्या है कि ऊपर से ऐसे कौन खाता है भाई। लेकिन फिल्मों में विलेन ऐसे अमरीश पुरी लेटा हुआ है, ऊपर से एक लड़की ऊपर से दे रही है, गले में अटक जाएगा भाई। पर वो खा रहे थे वैसे, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए अगले साल पर। अच्छा, और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको कभी अननोन नंबर से कॉल आया, पहला थॉट क्या होता है? अमित शाह का तो नहीं है? उसका मैं वहाँ भी जवाब वैसे दे चुका हूँ, वही कि वो जो मेरे जो जॉन एलिया की 2 लाइनें हैं कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो मेरे फ़ोन को हैक करने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे फ़ोन में मीम्स के सिवा कुछ भी नहीं है। मीडिया इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ, बट डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था जिस तरह के, मतलब क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है,
उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से और सारे मीडिया से। सिर्फ यहाँ आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना वो अभी भी है। आप श्रेष्ठ जो है वो टीआरपी से हो जाते हैं लोग, लेकिन उत्तम होने के लिए जो क्वालिटीज हैं वो मुझे लगता है इस समय किसी भी चैनल में, और जो टॉप के 4 चैनल हैं जो कि हो सकता है अब तो लाइव चला गया लेकिन आप बाद में एडिट कर दीजिएगा बाकियों के नाम, क्योंकि तारीफ हो या बुराई किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। मैं आज तक जी वो बहुत ही, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सब सामने बैठे हैं और लगातार ये कोशिश होती रहती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वोत्तम है उसके बीच का जो फासला है उसको लगातार कम किया जाए। जी बिल्कुल होना यूटोपियन चाहिए, आइडियल की हम आज बात तक करते पे हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ये चैनल, और अभी भी हम देखे ना देखे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये चैनल। तो जो जिम्मेदारी जो है, जो कि बहुत ही क्लीशे सी लाइन है हॉलीवुड की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं, ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था डेटा है, और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, कोई और हो जो सुदर्शन वगैरह जो खुद को टॉप 4 मानते हो और उनका नाम इसमें नहीं ला पाया तो माफ़ी। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से, ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरनमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है। और 80 डिबेट हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का जीडीपी आप जान रहे हैं कितना है और हिंदुस्तान का कितना, मैं आपको बता ही देता हूं 1 मिनट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जीडीपी है $273 बिलियन और हिंदुस्तान का है $2090 बिलियन। 2090 और 273 में आप फर्क देखिए। उस देश की कोई हैसियत नहीं है, उस देश की कोई जरूरत नहीं हमारे टीवी पे, लेकिन क्यों हर रोज 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है? क्यों है? इसका कोई कारण होगा, और वो कारण मैं जानता हूं। वो कारण ये नहीं, हम सबको पता है पाकिस्तान इररेलेवेंट है, सबको पता है, पाकिस्तान को खुद भी पता है। Another one. वो खुद, वो उनका ईगो बढ़ता रहता है कि इतना बड़ा देश जो हर मामले में हमसे कई 40 साल आगे है, हर चीज में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज में 40-50 साल हम उनसे आगे हैं। वो खुश होते होंगे देख के कि यहाँ का सबसे बड़ा चैनल जो है हम पे हर रोज बात कर रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया है, और हमको भी पता है। दिक्कत यही है। मुझे आज तक या किसी भी चैनल की नीयत पे शक नहीं, मुझे पता है सब अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, सब के सब अल्टीमेटली देशभक्ति को अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, ठीक है, और
देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। आपको टीआरपी चाहिए, आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है और शायद मिल भी रही हो, और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाएं। बहुत कम समय दिया गया है मुझे, मैं जल्दी से एक बात बोलता हूं। सबसे पहले जो कन्हैया ने कल बोली थी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जैसे कि बचपन में बच्चा अपने बाप से बिस्कुट मांगता है तो बाप उसको उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देता है, और फिर बच्चा बिस्कुट बोल के ये बोलता है कि अच्छा पापा मुझे अलमारी से उतारो। हम भी नौकरी मांग रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एनआरसी पे बिठा दिया। इस देश में हजारों समस्याएं हैं। दूसरी बात ये बहुत जल्दी से कि ये इसको एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा बताया जा रहा है, जो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है, हिंदुस्तानी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तानी का मुद्दा है। और तीसरी बात, मैं कविता पे आऊंगा उससे पहले बस एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आधी सच है आधी फैंटेसी है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं। स्टालिन जो कि एक डिक्टेटर थे, वो एक दिन उनकी गाड़ी रोड में खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, वो उतरे और उन्होंने बैकअप गाड़ी आने में, प्रधानमंत्री जो भी थे उनकी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था। पास में एक सिनेमा हॉल था, उन्होंने सोचा थोड़ा फिल्म देख लेते हैं। फिल्म आधी हो चुकी थी, इंटरवल था, उसमें वो अंदर घुसे और वो प्लेन क्लोथ में थे, किसी को नहीं पता था वो स्टालिन है। वो जाके बैठ गए और वहां पे उस समय स्टालिन ने रूल बनाया हुआ था कि फिल्म के शुरू में भी स्टालिन की फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे, और फिल्म के इंटरवल के बाद भी फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे। इंटरवल खत्म हुआ, सब लोग खड़े हुए, स्टालिन की फोटो आई, सब ने खड़े होकर सलाम किया। स्टालिन वहां बैठे रहे, वो खुद को क्या सलाम करते, लोगों ने स्टालिन को कूट दिया। Oh my God! Wow! कि खड़े क्यों नहीं हुए। कहानी का मॉरल सिर्फ इतना है कि डिक्टेटर ये सोचते हैं कि वो दूसरों को कूट रहे हैं, एक दिन खुद कूटे जाएंगे। और अब मैं जाते जाते सिर्फ ही अपनी एक कविता सुना देता हूं आपको। हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। शुक्रिया। आज देश चला रहे लोगों के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो वो ये होगी कि वो इस पोजीशन पे आज इसलिए हैं क्योंकि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए थे। और अगर इसमें एक बात और जोड़ सकूं तो वो ये कि यही लोग नहीं चाहते कि आज की नौजवान पीढ़ी को ये बात पता चले। और यही वजह है कि प्रतिरोध के इस इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सरकार चाहती है कि इस देश का युवा ये मान ले कि प्रतिरोध करना राष्ट्रद्रोह है, एंटी नेशनल है और गैर लोकतांत्रिक है।
हालांकि सच ये है कि भाजपा के कई बड़े वर्तमान नेता न सिर्फ इमरजेंसी के दौरान छात्र आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि इमरजेंसी से पहले भी वो छात्र आंदोलन में सक्रिय थे, और उस स्तर तक जिसके बारे में आज का युवा सिर्फ सोच सकता है, बल्कि अब तो सोचने की भी इजाजत नहीं है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी आज की राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा खुद सरकार विरोधी आंदोलनों का ही नतीजा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के बारे में जानें, लेकिन ज्यादा नहीं। 1973 से 1974 के बीच होने वाले इन छात्र आंदोलनों से भारत में कई जगह अराजकता फैल गई थी। ये आंदोलन छात्रों के छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुए, जैसे कि कैंटीन की कीमत, और बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हुए कि छात्र सड़कों पर आ गए और पुलिस से भिड़े, और होते होते ये आंदोलन सरकार को गिराने जितने बड़े और सक्षम होते गए, खास करके बिहार और गुजरात में। और वे बस इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1974 में अरुण जेटली ने पटना और अहमदाबाद की यात्रा करके जेपी आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें छात्र एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ बवाल काट रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के दफ्तरों में आग लगा रहे थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके शहर बंद करवा रहे थे। इस साल के अंत तक अरुण जेटली को छात्र आंदोलनों की संयोजक समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और ये मैं फिर से याद दिला दूं, सब कुछ इमरजेंसी से पहले हुआ। अरुण जेटली की प्रोफाइल से 1974 का वो साल गायब मिलता है। आज का मीडिया और खुद उनके पार्टी वाले इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे सब कुछ जून 1975 में शुरू हुआ हो और उन्हें एक निर्दोष छात्र की तरह अचानक से ऐसे ही जेल भेज दिया गया। यही भाजपा का भी सच है। ये जानकारी पार्टी के आधिकारिक इतिहास में से भी गायब मिलती है। जेपी के छात्र आंदोलन का मजबूत आधार था एबीवीपी और जनसंघ, वही जनसंघ जिसका 1980 में भाजपा के रूप में नया जन्म हुआ। हालांकि पता नहीं क्यों मौजूदा सरकार अपने इस इतिहास को लेकर थोड़ी सी लज्जित दिखती है और इसे छुपाना चाहती है। भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस से कहीं ज्यादा विरोध प्रदर्शनों का, खास करके जिसे ये सरकार भटकाव कहती है, युवा का भटकाव, इसका ज्यादा सामना किया है। लेकिन सच शायद ठीक इससे उल्टा है। कल्पना कीजिए कि छात्र महीनों तक सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार को गिराने के लिए आंदोलन कर रहे हों, एक केंद्रीय मंत्री की हत्या हो चुकी हो, एक जज ने प्रधानमंत्री को संसद से अपदस्थ कर दिया हो, और सिर्फ अपदस्थ नहीं कर दिया हो, उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी हो। ये सब हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ। इमरजेंसी की ये परिस्थितियां थी। तो ये सब वो परिस्थितियां थी जिसमें इमरजेंसी लगाई गई। और सच ये है कि पिछले 6 सालों में मौजूदा सरकार के खिलाफ कश्मीर के बाहर कोई भी ऐसा विचलित करने वाला विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है जैसा इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के पहले झेलना पड़ा था। जेपी इसे युवा शक्ति कहते थे। संघ ने इसी युवा शक्ति का प्रयोग कभी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए किया था, और आज वही युवा शक्ति संघ और बीजेपी को चुनौती दे रही है। इसीलिए मोदी को हिंदू दक्षिणपंथी इंदिरा गांधी भी कहा जा सकता है, और वो आज उसी गुस्से से भरे युवा से डरते हैं जो वो कभी खुद थे। और सच भी है, पोजीशन ऑफ पावर में होने वाला हर इंसान डरता है कभी कभी अपने ही अतीत। और यही कारण है कि हमें सरकारों के विरोध प्रदर्शन का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 तक के तो बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ युद्धों का इतिहास बताकर चुप करा दिया जाता है। हमें मूल्यों, सेवा और मताधिकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन विरोध हमेशा से होते रहे हैं, और वो भी हमारे इतिहास का उतना ही अभिन्न हिस्सा हैं जितने वो युद्ध जो हमने अपने देश की रक्षा के लिए लड़े। जैसा कि खुद आज की सरकार अपने एक्सपीरियंस से जानती होगी, सभी आंदोलन विवेकपूर्ण और संतुलित नहीं होते। जेपी आंदोलन के सभी पहलू लोकतांत्रिक नहीं थे, लेकिन जैसे युद्ध का इतिहास पढ़ाते वक्त आक्रामकता का और आत्मरक्षा का फर्क हमें समझाया जाता है, वैसे ही आंदोलनों का इतिहास जानकर हम अपने राजनीतिक जीवन में ये सीमाएं तय कर सकते हैं, ये समझ बना सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। किसी
किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो।